अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो क्या संविधान बदल दिया जाएगा? क्या संविधान बदलकर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा? यह सवाल आज की तारीख में, आज की डेट में सियासी मुद्दे की तरह उठाए जा रहे हैं। कौन कह रहा है ये? इस पर तफसील से बात होगी। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, तो फिर सियासी दल किस आधार पर मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, वकालत करते हैं? सपा सांसद एसटी हसन ने किस आधार पर मुस्लिम आरक्षण लागू करने की बात कही? उन्होंने कहा कि अगर सरकार बदलेगी तो वाकई संविधान बदलेंगे, मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो आरक्षण किसके कोटे से होगा? क्या ओबीसी का आरक्षण कम होगा, या आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, या फिर ऐसे बयान केवल तुष्टीकरण के लिए दिए जाते हैं? चुनावी लॉलीपॉप है, चुनाव आए तो ऐसे लॉलीपॉप जनता को पकड़ा दिए जाएं, मुसलमानों को पकड़ा दिए जाएं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों को महज वोट बैंक के तौर पर क्या इस्तेमाल किया जाता रहेगा, और क्या इस्तेमाल किया जाता रहा है? क्या मुसलमान वाकई आरक्षण के हकदार हैं? जिन राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है वो ओबीसी के हक पर डाका है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की 2 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर क्या सिर्फ सियासत किया जा रहा है? क्या बार बार मुसलमानों का नाम लेकर वोट की ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? आज ऐसे ही तीखो सवालों के साथ एक बड़ी डिबेट होगी, बड़ा पैनल होगा मेरे साथ। लेकिन उससे पहले मैं सवाल बता देता हूं। सवाल यह कि संविधान में नई प्रावधान, तो फिर क्यों मुस्लिम आरक्षण पर है घमासान? सवाल यह कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो क्या संविधान बदलेगा, जैसा एसटी हसन कह रहे हैं? और सवाल यह भी कि क्या ओबीसी के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण जो दिया जा रहा है, क्या ओबीसी के हक पर डाका डाला जा रहा है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बड़ी बहस। संविधान में नहीं प्रावधान, सिर्फ वोट के लिए चल रही जुबान। मुस्लिम आरक्षण पर देश की सियासत गर्म है। छठे चरण के चुनाव तक अब मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा केंद्र में आ गया है। सपा सांसद एसटी हसन के बयान ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को चिंगारी लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो संविधान में संशोधन कर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों की विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। अब महज 2 चरणों का मतदान बाकी है। ऐसे में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार घमासान छिड़ गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण दिलवाया था। ममता बनर्जी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে। इधर मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण बता रही है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समीक्षा कराने पर विचार भी शुरू कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ओबीसी का हक बांटा जा रहा है और बीजेपी हमेशा इसका विरोध करती रहेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों का आरक्षण हिंदुओं पर हमला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरक्षण को लेकर विपक्ष को खूब निशाने पर लिया। लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। कर्नाटक में 5% आरक्षण उन्होंने मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया, और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को छोड़ दिया। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के इस गैर कानूनी आरक्षण पर स्टे लगाया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि
मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। अब समय आ गया है कि सनातनी हिंदू पिछड़े वर्ग का हो या अगड़े वर्ग का हो, अगर एकजुट होकर के मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किए तो आने वाले दिन में ये भारत को पाकिस्तान बना देंगे। 24 की लड़ाई में मुसलमान और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। ऐसे में मुस्लिम आरक्षण का राज कितना असर दिखाएगा, ये तो 4 जून को साफ हो पाएगा। लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर अपने सियासी फायदे के लिए सियासी दल ओबीसी आरक्षण का हक बांट रहे हैं। क्या मुसलमान महज सियासी वोट बैंक बन गए हैं? क्या सियासी दल महज फायदे के लिए इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, या इसका कोई समाधान भी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिबेट करने के लिए। विमल सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी। सौरभ दुबे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। और हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं, नेता AIMIM। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आपका रुख कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इतना तूल क्यों पकड़ रहा है और इतना जोर क्यों है विपक्षी पार्टियों का कि नहीं मुस्लिम आरक्षण देना? लालू यादव कहते हैं, ST हसन कहते हैं, फिर इस तरह की बात बार बार उठाई जाती है। फिर कहते हैं कि भाई हम अपीजमेंट नहीं करते, हम तुष्टीकरण नहीं करते, हम तो महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन आ जाती है बात घूम फिर के वहीं पर। प्रेम कुमार जी। विवेक चांडिल जी, सबसे पहले एक गंभीर बात पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हम कभी कहते हैं कि हिंदू आरक्षण, लेकिन आरक्षण प्राप्त ज़्यादातर जातियां, उनकी संख्या तो हिंदुओं में ही है, लेकिन हम हिंदू आरक्षण नहीं कहते, लेकिन बड़े आराम से मुस्लिम आरक्षण बोल देते हैं। ये इतनी गंभीर बात है, इसको नोटिस में लेना जरूरी है। जब हम हिंदू आरक्षण नहीं बोलते तो मुस्लिम आरक्षण क्यों बोल रहे हैं? जो कोई भी बोल रहा है, अभी अभी चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी लागू की है, फिर से याद दिलाया है कि कोई भी संविधान के बारे में बदलने के बारे में नहीं बोलेगा, जाति समूह तमाम चीज़ें दी हैं। लेकिन उसके बावजूद एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं एक नेशनल टेलीविज़न चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों को आरक्षण खत्म कर देगी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ था। अब देखिए, आचार संहिता चल रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर बोल नहीं सकता है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर ये कौन है जो खबर प्लांट कर रहा है धर्म के नाम पर? ये भी एक गंभीर सवाल है, इसको भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। और मान लीजिए ST हसन ने कुछ बोला कि मुसलमानों को आरक्षण देना है, ST हसन तो इस बार उम्मीदवार भी नहीं है। अगर वो बहुत गंभीर बात है तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन ले। और इसलिए हम ये कह रहे हैं, वो कौन है जिनको मुस्लिम आरक्षण बोलने से चुनावी राजनीति का फायदा मिल रहा है? क्यों इसको चुनाव आयोग होने दे रहा है? क्यों ऐसी बातों पर चर्चा हो रही है? मैं तो साफ करता हूं कि ऐसी बातों पर चर्चा भी नहीं होने देनी चाहिए, रोकना चाहिए। ये क्यों हिंदू मुस्लिम पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हिंदू आरक्षण मुस्लिम आरक्षण पर चर्चा नहीं करेंगे, ये मैं एक आइडियल बात कह रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं कि आइडियलिज्म नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? कोलकाता हाईकोर्ट चर्चा कर सकता है, इस पर आदेश दे सकता है, तो हम क्यों नहीं चर्चा करें? कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या मुस्लिम आरक्षण बोला है क्या? नहीं, क्या बोला? देख लीजिए, उसमें कहीं भी मुस्लिम आरक्षण नहीं लिखा हुआ है। जी बताइए ना, क्या कोर्ट के हिसाब से क्या हुआ है? कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला क्या है? कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला, जो जिन जातियों को जो मुस्लिम समुदाय इस्लामिक समुदाय से संबद्ध रखती थी, जो ममता बनर्जी ने जोड़ा था कुछ जातियों को, उसको उन्होंने मान्य नहीं किया, अमान्य किया और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। यहाँ पर विवाद है कि वो जातियां जिनको आरक्षण नियम के आधार पर दी गई है या नहीं दी गई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा यह नियम के विरुद्ध है। जिस तरह से आपने इन जातियों को ऐड किया है, इसलिए 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करते हैं, ये कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा। आप कह रहे हैं चर्चा के योग्य नहीं है, ये आइडियलिज्म है। नहीं प्रेम कुमार जी, आप कह रहे हैं चर्चा के योग्य नहीं, आइडियलिज्म नहीं है।
मैं कह रहा हूं मुस्लिम आरक्षण पर बात नहीं कर सकते, हिंदू आरक्षण पर बात क्यों करेंगे? अभी चुनाव आचार संहिता चल रही है, क्यों बात करेंगे? आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं? तो ये लालू प्रसाद यादव को समझाइए, ये आप लालू प्रसाद यादव को समझाइए, आप ये एसटी हसन को समझाइए, ये जो लोग मुस्लिम आरक्षण की बात करें, मुसलमानों के लिए संविधान बदलेंगे, उसको समझाइए ये बात। लालू प्रसाद यादव ने उसी दिन बयान वापस लिया था, वो बात नहीं बोलेंगे? हमने वापस लिया था ना, उन्होंने कहा था ना कि हम तो आरक्षण ओबीसी मंडल कमीशन लागू करने वाले हैं, हम कैसे ऐसी बात बोल सकते हैं? उन्होंने वापस लिया था कि नहीं लिया था? भाई साहब प्रेम कुमार जी, दिवाली के रॉकेट में आग लगा दीजिए, उसके बाद बोले रॉकेट फट गया, उसके बाद हम आग बुझा देंगे, तो ऐसे कैसे होगा? तो दोनों बातें बोलिए ना, फिर आप दोनों बातें बोलिए जी। नहीं, आप दोनों बातें बोलिए कि उनके राजनीतिक मंशा रही होगी, बोला और फिर वापस ले लिया। ये कैसे बोलते हैं कि लालू यादव अपने उस बयान पर कायम तो नहीं है? नहीं कायम नहीं है, लेकिन बोला ना, एक एलिमेंट तो दिया चुनाव में, उसका कुछ तो कुछ इंपैक्ट रहा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बयान हवा में चला गया, उसको तो कोई असर नहीं हुआ होगा, उसको इंपैक्ट नहीं होगा। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर आई, उसमें भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये तो मैं भी कह रहा हूं हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की 116 जातियों, नहीं मुसलमानों की 116 जातियों को अलग से कैटेगरी बना के डाल देना, इस पर सवाल उठाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में भी यही सवाल उठा, आंध्र प्रदेश में जब सवाल उठा तो कोर्ट ने उसे रद्द किया। कर्नाटक में 4% का मामला 2B कैटेगरी में दिया गया। मैं सर डेटा पे बोल रहा हूं, आंध्र प्रदेश का मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से कैंसिल हुआ। हिंदू सुन एक मिनट, विवेक जी सुनिए, फिर वही बात हो गई ना। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं की इतनी जातियों को लेके आप आरक्षण दे दिए? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। फिर तो आप सीधा सीधा ओबीसी पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम मुस्लिम आरक्षण क्यों बोलेंगे? प्रेम कुमार जी, आप क्या, आपकी मंशा ये है कि आप ओबीसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ओबीसी कैटेगरी को क्वेश्चन कर रहे हैं आप? नहीं, हम कह रहे हैं ओबीसी एक श्रेणी है जिसमें विभिन्न जातियां हैं। वो जातियां धार्मिक रूप से हिंदू की भी हो सकती, मुस्लिम की भी हो सकती, कोई भी हो सकती। नहीं, विशेष तौर पर ये सवाल ये पूछा जा रहा है तो हिंदू, प्रेम कुमार जी सवाल ये पूछा जा रहा है विशेष तौर पर मुसलमानों की क्यों? वो जातियां अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में हो सकती है, लेकिन सिर्फ मुसलमान 116 जातियां ओबीसी का फुल फॉर्म दर्शकों को मैं बता दूं, अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट में अदर में अन्य में कोई भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ अगर मुसलमानों को ही उससे जोड़कर देखा जाएगा तो सवाल पूछा जाएगा। मैं जा रहा हूं विमल सिंह के पास इस पर पूछने के लिए। विमल जी, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों की जातियों को शामिल करके मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश की जा रही हो? तो अदर बैकवर्ड कास्ट से ओबीसी में दूसरी जातियों के जो पिछड़े लोग हैं उनको शामिल किया जा सकता है, ये प्रावधान है? देखिए विवेक भाई, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ये विपक्ष के लोग जो है हमेशा जो है बात करते हैं संविधान का, हमेशा बात करते हैं कानून और न्याय का। आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। देखिए उन्होंने जो है एक जो है बंगाल के अंदर जो है 77 जो है मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में रख के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको फायदा पहुंचाया जा रहा था आरक्षण देकर। ऐसा नहीं है कि ये बंगाल के ही अंदर है, ये जो है कर्नाटक के अंदर है, केरल के अंदर जो है शिक्षा में 8% है, नौकरी में जो है 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, कर्नाटक में 4% का आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है, कर्नाटक में 19% जो है ओबीसी मुसलमान को आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में जो है 90% ऐसे मुसलमान हैं जो आरक्षण श्रेणी में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों से आरक्षण छीनकर जो है ये जो है मुसलमानों को देने का काम कर रहे हैं। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है संविधान में लिखा है कि आप जाति के आधार पे जो है सामाजिक अधिकार के आधार पे है आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि आप धर्म पे आधार पे जो है आप जो है आरक्षण बांट सकते हैं। लेकिन ये जो है विपक्ष के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी चीज आपने जो सवाल किया, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा है अंत्योदय, जिसकी विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, अगर अभी हमारे मित्र जो है बता रहे थे, अभी मैंने आपके चैनल पे सुना एससी हसन जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों को नहीं देखती है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लाते हैं वो हमेशा 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। आप देखिए 3 तलाक जैसे जो है हमने आपने कहा सबका साथ, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों का विकास क्यों नहीं? मुसलमानों का विकास कर रहे हैं हम।
आज देखिए कश्मीर के अंदर अगर आज मुसलमानों को सबसे कबूल ज्यादा- करने में क्या परेशानी है आपको? 20 से 25 करोड़ की जनता को कहां ले जाएंगे आप लोग? हम कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो 140 करोड़ जनता में उनको भी तो जोड़ रहे हैं। हमारी जो भी योजना है, प्रधानमंत्री जी की जो भी कल्याणी योजना है, वो आप देखिए मुसलमान भी उससे लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। उनको जो है योजना का फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में आज देखिए नहीं, सबसे तो फिर ज्यादा ये कोई लाभान्वित है तो मुसलमान अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, में 140 करोड़ लोग कैसे आ गए? क्या 25 करोड़ लोग आपकी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? मामला सब जुड़े से कोर्ट में। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मामला तो कोर्ट में है ना, और हम शुरू से ही जो है कहते हैं कि राम मंदिर हमारा है, मंदिर जो वहां पे राम जी का जन्म आप भी हुआ तो है। अपीसमेंट आप कर रहे हैं ना, गलत फिर तरीके से- आप अपीसमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपीसमेंट नहीं कर रहे हैं फिर। देखिए ये तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो मंदिर जो चाहे काशी का है, चाहे राम मंदिर है, चाहे जो है मथुरा का मंदिर है, वो तो जो है सब जुड़े से सनातन धर्म का कोर्ट है, के आदेश से वो तो- बना है, कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था। आप लोगों ने तो नहीं दिया था ना फैसला कि भाई मंदिर बन गया है? नहीं, बनाया तो भारत सरकार ने है ना, उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने कहा बनाया है सर? क्या बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर ट्रस्ट ने बनाया है। मैं वही कहना चाहता हूं कि राम मंदिर ट्रस्ट ने भारत बनाया, सरकार inauguration की किसने शून्य भूमिका है इसमें मंदिर बनाने में, पहली बात। दूसरी बात, इस फैसले को भारत इंप्लीमेंट सरकार कराने में के भारत सरकार संस्कृति की भूमिका मंत्रालय- है। विमल सिंह जी, इस फैसले को इंप्लीमेंट कराने में भारत सरकार की भूमिका है। इस केस को आगे ले जाने में भारत सरकार की भूमिका है। मंदिर इस देश के लोगों के, इस देश के सनातनियों के पैसे से बना है। बोलिए सौरभ जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सही है। देखिए, भारत सरकार पहली बात तो ना मस्जिद और ना इस प्रकार से कोई हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना नहीं है कि वो मंदिर और मस्जिद बनाए। ये भारत सरकार का काम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो कार्य कर सकती है वो बना सकती है, और विश्व हिंदू परिषद जितने सभी लोगों से चंदा इकट्ठा करके जो एक समिति बनाई गई, न्याय समिति बनाई गई, वो उसने सबसे चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर का निर्माण किया। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये पर्टिकुलर एक पार्टी का कार्यक्रम, और जो एक संस्थाएं बनाई गई हैं कोई भी मंदिर मस्जिद के लिए बनती है वो कार्य करती है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से घोषणा पत्र में तो रहा है ना, जो आप जिक्र कर रहे हैं इस बात का, तो घोषणा पत्र में तो लगातार रहा है, तो ये चाहे वो appeasement नहीं है। 2014। इस पे अपीजमेंट कैसे कह सकते हैं? हमारा मंदिर जो बहुसंख्यक का हिंदू, क्या आपने मंदिर के लिए जो है बहुसंख्यक बोलना अपीसमेंट है। बिल्कुल बहुसंख्यक कैसे अपीजमेंट हो जाता है? मैं यही जब तो कह रहा हूं। जब आप मुसलमानों के हमारे नाम पर देश अल्पसंख्यक में अपीसमेंट का आरोप लगाते हैं, तो सेकुलर- बहुसंख्यक के नाम पर बहुवाद का अपीसमेंट कैसे नहीं हुआ? सिंपल फॉर्मूला है। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये जो सौरभ जी? सेकुलर शब्द को डाल करके संविधान के अंदर परिवर्तन किया गया, संविधान के अंदर जबरदस्ती ये सेकुलर शब्द को डाला गया, वो अपीजमेंट है। सेकुलर शब्द, बहुसंख्यक की कोई बात ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो पहले कहा ही जाता था इसको। भाई हिंदुस्तान कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? इस देश का नाम भारत है कि नहीं है? यहाँ पर सबसे बड़ी जनसंख्या हिंदुओं की है कि नहीं है? यह कोई तोड़ मरोड़ करके पेश थोड़ी ना किया, क्योंकि तो ये पाकिस्तान थोड़ी ना जो आप कह रहे हैं, ये इस अपीसमेंट देश नहीं में है। जो दो नेशन थ्योरी हुई आप थी, यहाँ बैठकर अपीसमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई अपीसमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं तो 140 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं ना, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं ना मुसलमान की बात कर रहा हूं। हम तो 140 करोड़ देशवासियों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जब कोई योजना लॉन्च करते तो हैं हिंदू क्या मुसलमान कहते हैं? कर कौन रहा है? मुझे ये बता हिंदू दीजिए ना। मुसलमान ये विपक्ष के एजेंडे में है, मैनिफेस्टो में है। वो लोग में है जो कहते हैं वोट जिहाद करो, वो लोग जो कहते हैं हिंदुओं को उठा करके गंगा नदी में फेंक दो, उन लोगों का है जो कहते हैं अगर सरकार आती है, नाजिम खान, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके सरकार पास। आएगी नाजिम खान, तो सबसे एक पहले सेकंड जो वेट है कीजिएगा। मैं दानिश वो कुरैशी हम जी मुसलमानों के को पास जाऊं, आरक्षण फिर नीरज देंगे। राय जी के पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी मुसलमानों जी, को आरक्षण आप देने की कह रहे बात हैं कि कही, आप सबका साथ, हिंदुओं को सबका आरक्षण विकास की देने बात करते कही। हैं, लेकिन मैं नीरज राय जी से जानना चाहता हूं। नीरज राय जी, क्या इस देश में राजनेता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए क्या, कि वो कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे नहीं, इसमें तो और खुले मंच से इसका ऐलान भी करेंगे, मानने की तो किसी और अदालत को कहेंगे कि ये बीजेपी का विभाग है? ऐलान बिल्कुल है। कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विवेक भाई तैयार करी गई है कि उस पर बोलना जरूरी हो जाता है, और थोड़ा सा इस पर हमको समय चाहिए। बहुत देर में लाए हैं हमको। ममता बनर्जी ने ये कहा कि कोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी। तो हमारे देश में यह व्यवस्था है कि क्यों हम जाएंगे अपने ऊपर के कोर्ट उन्होंने में, कहा ही नहीं लेकिन सम्मान जो करती बार हूं। बार ये बोला जा रहा नीरज है, भाई गलत मत बोलिए। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं साहब, मानूंगी, भाई मैं कोर्ट के साहब, फैसले को पहले नहीं आप मानूंगी। ये आपके बोला। बीच में मैं एक करेक्शन पहले कर रहा आप हूं आपको, जो आपके बीच में आप मैं कह रहे हैं बयान में, उसमें आप करेक्शन मत करिए। मैं करेक्शन मत करिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। गुमराह मत करिए। मैं इधर उधर बहका किसी का गौरव गाथा नहीं गाता हूँ। आपसे सवाल पूछा जाए तो बोलिएगा। यहाँ पर जो बार बार लेकर ममता बनर्जी की गौरव गाथा मत गाइए। सबका साथ और अपना विश्वास बनाए रखिए यार। सबका सत्यानाश कर दिया। आप आइए 2010
ठीक है वो उनको तो पूरा सीख रहा करने है। दीजिए, मैं अरे उनको पूरा यार करने दीजिए, नीरज जी को। विवेक नीरज जी पूरा भाई कीजिए। इनको रोकेंगे क्या? नहीं, नहीं, आप ये पूरा हमारे कीजिए ना। समय का बेमतलब का थे। नहीं देखिए हमारे ये शो में अतिक्रमण संपूर्ण करने वाले समाजवाद लोग है। हैं। मैंने उनको और रिक्वेस्ट कर दिया, चंद्रबाबू उनका नायडू मुंह तो पकड़ नहीं सकता। सुन लीजिए, मैं उनको रिक्वेस्ट कर दिया, आप बोलिए, अपना जवाब पूरा कीजिए। सुन लीजिए। नहीं हाँ, बोलिए। मुंह नहीं पकड़ सकते आप ना, तो शायद इनसे ज्यादा कई गुना ज्यादा हमारी आवाज है, इनका मुंह बंद हो जाएगा। टीडीपी का चंद्रबाबू नायडू का आरती उतारने वाले लोग जो बोल रहा है कि 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। 2010 का मामला है, सीपीएम की सरकार थी बंगाल के अंदर, सीपीएम ने जो व्यवस्था बनाई अपना, उसके बाद सीपीएम की सरकार नहीं बनती है, ममता बनर्जी आती है, उसे आगे बढ़ा देती है। कोर्ट कहता है 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द क्यों किया? इस सवाल का जवाब दीजिए। एकदम नहीं, तेलंगाना केरल मत, आप टूरिस्ट की तरह घूमिए। आप तेलंगाना और केरल टूरिस्ट की तरह घूमने जाएंगे। मैं आपको हाईकोर्ट के फैसले पर ले आऊंगा 1 सेकंड में। आप मुझे बताइए, जज ने वास्को डिगामा बना के घुमा आप वास्को डिगामा मत बनिए। आप मुझे बताइए, जज ने क्यों 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया, जिसपे आप लोग तिल मिलाए हुए घूम रहे हैं? कोर्ट ने रद्द किया जी। अरे यार, इसमें तिल मिलाने की क्या बात है? तिल मिलाए हुए आप परेशान लग रहे हैं। भोगी लोग हैं कि गलत फैसले को रद्द कर दिया गया। चंद्रबाबू नायडू इनके, अरे आप फिर तेलंगाना घूमने चले गए। क्यों आप मुझे रीजन बताइए ना, क्यों रद्द किया कोर्ट ने? अरे भाई गजब हाल है महाराज, आप गजब हाल बात करते हैं आप। चंद्रबाबू नायडू हमारे तो इसलिए तो यहाँ बैठा हूँ, गजब सवाल पूछता हूँ और गजब बात करता हूँ मैं। अभी 3 हफ्ता पहले इसलिए यहाँ हूँ, क्योंकि गजब सवाल करता हूँ और गजब बात करता हूँ। मुझे बताइए हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया ओबीसी? जवाब है इनके पास, घुमा रहे हैं भाई। ओबीसी रद्द किया। वो कोर्ट ने यह भी बोला कि जो इसका लाभ लेकर नौकरी कर रहे हैं और जो नौकरी पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका हम निरस्त नहीं करते हैं। यह भी बोला कोर्ट ने। नौकरी पाने के प्रक्रिया में जो है उनका रद्द किया जाता है। जिनकी नौकरी चल रही है उनकी नौकरी चलती रहेगी। स्पष्ट बात देखिए, बिल्कुल नहीं, जो नौकरी पाने की गलत नहीं, जो नौकरी पाने की प्रक्रिया में है उनका भी रद्द नहीं किया जाएगा। और कोर्ट ने यह बोला है कि आपका जो तो अच्छी बात है ना, कल्याण तो कोर्ट किसी का रोजी रोटी तो नहीं छीन सकता। कोर्ट ने अच्छा फैसला किया होगा, से पास होगा। जी भाई, कोर्ट ने फैसला किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत भ्रमण नहीं करें। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू किसके अलायंस हैं? पहले इस पर भी तो बोलना चाहिए ना। हिंदू मुसलमान चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के बारे में ठीक है, आप मुझे नहीं लगता नीरज जी आप इसको डिफेंड कर पाएंगे, इसलिए आप वास्को डिगामा बने हुए हैं। क्यों नहीं डिफेंड कर पाएंगे? तो कहां डिफेंड कर पा रहे हैं? क्या आप नहीं कर पा रहे? सवाल पूछना आप बताइए ना, ओबीसी का 5 लाख सर्टिफिकेट क्यों रद्द हुआ? क्यों इस तरह का फैसला करना पड़ा? मैं जान रहा हूं, दानिश कुरैशी जी के पास मेरे पास बहुत देर से दानिश कुरैशी वेट कर रहे हैं। आरक्षण देने वालों को लेके घूमेंगे आप जी? नहीं, मैं किसी को लेके नहीं घूम रहा भाई साहब। यहाँ सबका हिसाब होता है। यहाँ कोई ऐसे नहीं जा सकते हैं, सबका हिसाब होता है। दानिश कुरैशी जी के पास जा रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, बार बार ये जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण, भाई मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही पूरे देश का चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? पिछले 2 फेज से 3 फेज से अगर आप देखें, बार बार मुस्लिम अपीसमेंट की बात। देखिए विवेक, मैं एक बात कहूं कि देश की राजनीति में आजादी के बाद से ही मुसलमानों को धीरे साइडलाइन किया गया। और आज तो आप देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो आबादी है, अगर उसका प्रोपोर्शन देखने जाएंगे आप, तो आपको उसके मुकाबिल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तो होता रहा कांग्रेस के शासनकाल में। उसके बाद समय समय पर उसके अंदर में बदलाव आए और हर बार मुसलमानों को पिछड़ा करने की कोशिश की गई। और होता यह है कि चुनाव के पहले तो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे जो भी हो, ये तमाम लोग बातें तो करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद से फिर मुसलमानों के लिए दानिश भाई, इस पूरे इलेक्शन में हर पार्टी पलकों पे बिठाए हुए है मुसलमानों के और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दों को लेकर। दोनों हाथ में इस तरह से लेके चल रहे कि भाई साहब ये रहा आपके लिए आरक्षण, हम कोशिश करेंगे, हम ये करेंगे, हम अमेंडमेंट ला देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, सब कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी फलाना और ढिमका जो उनको भविष्य में करना है, उससे बेहतर जो पास्ट में जो उन्होंने किया है, सिर्फ उस पर भी वो आमादा हो जाते, तब भी कोई परेशानी नहीं होती। मुझे ये बताइए, 341 में मुसलमानों को और ईसाइयों को क्यों बाकी रह दिया गया? आधार तो तब भी धर्म का था। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे, तो सबसे पहला वायलेशन तो कांग्रेस ने किया है। बताइए आप। तो सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और तमाम जो परिस्थितियां हैं, अलग अलग कमीशंस के रिपोर्ट बताते रहे। अब अपलिफ्टमेंट के लिए उन कमीशंस का रिपोर्ट ही तो आधार बनाया जाएगा।
लेकिन दानिश कुरैशी एक बात बताइए, क्या सारे कर्नाटक में जो 2B कैटेगरी बनाई गई वहां सारे मुसलमान पिछड़े हैं? उससे उन मुसलमानों का हक नहीं क्या, उन ओबीसी का हक नहीं क्या जिनको वाकई में दरकार थी? तो ये अपीजमेंट नहीं तो और क्या है? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि तमाम लोगों को कितना % रिजर्वेशन है उसमें ही मुझे ये बताइए। नहीं, क्या उसमें 100% है वहां मुसलमानों का रिजर्वेशन? 100% है। नहीं 100% की बात नहीं है। जितना भी रिजर्वेशन 50% अगर अलाउड है किसी भी स्टेट में, तो उस रिजर्वेशन में अलग से कैटेगरी बनाकर अगर मुसलमानों की सभी जातियों की एंट्री कराई जा रही है तो किसी ना किसी का तो कम होगा। या फिर आप बाहर से ऐड कीजिए, 50 को 55 ले जाइए, 60% कर दीजिए। नहीं, ये तर्क ही गलत है विवेक, ये तर्क ही गलत है। मुझे ये बताइए किसी का कम क्यों होगा जब वहां पर ऑलरेडी आबादी है, और अगर ओबीसी की कैटेगरी में आ रहे हैं और अगर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं तो उस पर पाबंदी क्यों होगी? अगर पाबंदी होती तो जैसा बंगाल में हुआ वो सेम दूसरे राज्यों में होता। भाई साहब, तो जो पिछड़े हैं, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, उनको मिलना चाहिए ना। या जो करोड़पति मुसलमान है, अरबपति मुसलमान है, जो सक्षम है, जो पैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं, उनको मिलना चाहिए। नहीं, जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर मैच नहीं हो रहा ना, यही तो सवाल है दानिश कुरैशी। पैरामीटर्स मैच नहीं हो रहे हैं, पैरामीटर्स मैच नहीं हो रहे हैं। आप कर्नाटक के केस में भी देख लीजिए, आंध्रा के केस में भी देख लीजिए, तेलंगाना के केस में भी देखिए। जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, वो जवाब नहीं देंगे आपको कि क्या पैरामीटर्स तय करेंगे वो अपलिफ्टमेंट के। ठीक है, मैं एक सेकंड, मैं नाजिम खान के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड नाजिम खान के पास जा रहा हूँ। सुनिए नाजिम, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, नाजिम खान जी के पास जा रहा हूँ। सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक जाए। नाजिम खान जी एक सेकंड रुक जाए। सौरभ दुबे जी, नाजिम खान जी, जब पिछड़े मुसलमानों की बात होती है तो ईमानदारी से पिछड़े मुसलमानों की बात होनी चाहिए, पसमानदा मुसलमानों की बात होनी चाहिए। लेकिन पिछड़े मुसलमानों के नाम पर सारे मुसलमानों को उस कैटेगरी में डाल देना, पिछड़े मुसलमानों का इससे हक मारा जाता है। और यही ओरिजिनल तुष्टीकरण है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। हाँ विवेक भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपत्ति मुस्लिम समाज से है या आरक्षण से है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुस्लिम समाज का नाम लेकर बार बार आरक्षण का नाम लिया जा रहा है, तो ये बता दीजिए देश के अंदर सबसे पहले ये बता दो कि धर्म के आधार पर जब आर्टिकल 341 को रद्द किया है, किस बेस पर किया गया था? धर्म के आधार पर। मुसलमानों को तो आरक्षण पहले ही खत्म कर दिया गया था विवेक भाई, तो अब मुसलमानों को आरक्षण कहाँ मिल रहा है? हम तो कहते हैं कि आप आरक्षण की जगह, यूपी में भी आरक्षण सुन तो लीजिए विवेक भाई, हर स्टेट में आरक्षण मिल रहा है। नाजिम खान जी, आपका जनरल नॉलेज थोड़ा दुरुस्त कीजिए सर। नहीं, सुन तो लीजिए, मैं तो कहता हूँ आरक्षण मिल रहा है। विवेक भाई, आप मेरे बचपन का मित्र जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, उसको कॉलेज में आरक्षण मिला था। विवेक भाई, मैं तो ये कहता हूं कि सुन लीजिए विवेक भाई, आप आरक्षण को एक अलग रख दीजिए, सरकार के अंदर मुसलमानों की हिस्सेदारी कर दीजिए ना। आप जब मुसलमानों को हिस्सेदारी दे देंगे, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में मुसलमानों को रिजर्वेशन होना चाहिए जैसे महिलाओं को मिला है। ये कहां दे रहे हैं बताइए? मुसलमानों के कितने ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर भाजपा ने नॉमिनेट करे, और कितने? मुझे लगता है इस देश की राजनीति का फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन बता रहे। सौरभ दुबे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अच्छा, आप जवाब देना चाह रहे हैं? आप ये जो नहीं, आप ये जो बात कह रहे हैं, ये जो भागीदारी की बात कह रहे हैं, भागीदारी बिल्कुल भागीदारी 25 करोड़ की भागीदारी कहां है पार्लियामेंट में? मैं आपको वही बता क्या मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए? जो नाजिम खान कह रहे हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता है, उनका एजेंडा है। धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण, वो सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात आपने ठीक कही, भागीदारी वाली बात। देखिए आप लोगों का सुन लीजिए, प्रश्न पूछा, उत्तर सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। भागीदारी तो नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को भागीदारी नहीं की। आज महाराष्ट्र की 48 सीटों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मुस्लिम को टिकट दिया गया हो। जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लोग बार बार मुस्लिम की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केरला से उठा करके मुस्लिम को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा एक मुस्लिम को दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश से, तो भारतीय जनता पार्टी पे आप ये मत कहिए भारतीय जनता पार्टी धर्म देखकर के टिकट नहीं देती है, लेकिन मुसलमानों की गिनती करेंगे तो उसमें है, राज्यसभा में भी है, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी है, और पार्टी ने केरला से मुस्लिम को टिकट भी दिया है। आप बताइए विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, किसने एक भी टिकट वहां पर दिया हो महाराष्ट्र के अंदर? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र के एक मंत्री ने बड़ा सवाल लगाया, उठाया है, जो कांग्रेस में पूर्व मंत्री थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने से इंकार कर दिया, ये कहते हुए कि हम लोगों को भागीदारी नहीं दी गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने भाई एक एक करके
अरे मैं भाई साहब, नाजिम एक जी एक करके, उत्तर नाजिम सुन खान जी लीजिए, एक एक नहीं करके, पता तो सौरभ दुबे जानकारी जी ले लीजिए। बीपी मत बढ़ाइए अपना प्लीज। जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए, अगर जानकारी प्रेशर लेंगे। बढ़ जाएगा इसलिए प्लीज। देखिए, अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम को जनरल नॉलेज इतना है कि आपको बैठे बैठे ठीक तो है, आपको ठीक है। यही नहीं पता कि मुसलमानों का आरक्षण मिल रहा है, सुन नहीं मिल लीजिए। रहा है? अरे भाई, एक एक हाजी करके नाजिम को प्लीज। यही नहीं पता ये कि कोई आप लोगों का मुसलमानों अपना का डिबेट आरक्षण थोड़ी हो मिल रहा है। भारत अभी के ये तो बताया मुसलमानों गया के कि हर लिए जगह आरक्षण है आपको, ये जो आपत्ति पिछड़े क्यों है आप मुसलमान लोगों हैं को? उनको हर जबकि जगह आप तो ये आरक्षण कहते हैं है। सबका साथ ओबीसी सबका के विकास, तहत जो तो पिछड़े फिर इतनी मुसलमान आते आपत्ति हैं उनको क्यों है आरक्षण आप का लोगों पूरा को? ये अधिकार बता है। दीजिए ना। और ठीक है। तमाम कभी परीक्षाओं में मुसलमान के उनको साथ आरक्षण खड़े का होकर ठीक है। देखिए, गुमराह मत भारत करिए के देश अंदर को, अमन व आप गुमराह लोग मत करिए। दानिश कुरैशी कुछ आप कहना चाह रहे हैं, मैं एक सेकंड आ रहा हूं, उसमें नहीं विमल जी के है। पास जा रहा हूं। मुसलमानों एक सेकंड, का सौरभ ठेकेदार दुबे नहीं जी है। और नाजिम खान जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। ठेकेदार नहीं है मुस्लिम के आप लोग। एक सेकंड रुक जाइए। अभी देखिए, मैं तेज बोलूंगा तो फिर मुझसे तेज कोई बोल नहीं सकता, फिर आप लोग चुप होना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूं। कभी कभी आप लोग ओवर कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं आप लोग। गुस्सा मत हुआ कीजिए डिबेट में। दानिश कुरैशी जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि नाजिम खान कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमानों की भागीदारी कहां नजर आती है देश की सियासत में, तो कैसे तय होगा? क्या आप लोग मुस्लिम रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट की भी बात कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो एक बात ये कहता हूं कि देश का संविधान आप हर एक नागरिक को तमाम तरीके से समानता देता है। ये आप मानते हैं विवेक? बिल्कुल। या नहीं मानते? हाँ। अब अगर इसकी बात की जाए, मैं भी इस देश के संविधान के अंतर्गत ही आता हूं दानिश जी। इस देश के संविधान के दायरे से मैं भी तो बाहर नहीं हूं। वो तो संविधान में तो आता ही है, इसलिए तो मैंने पूछा ही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक में बताइए क्या स्थिति है? बताइए क्या स्थिति है और क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उसकी भगीनी संस्थाएं, खुद कांग्रेस और ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाती आई हैं और बेवकूफ ही बना रही हैं। अब भी वो बेवकूफ बना रही हैं। देखिए, ये पूरा भाई देखिए, दानिश कुरैशी जी, एक सेकंड विमल सिंह जी के पास आ रहा हूं, प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। विमल जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? विमल जी आप जी, विमल जी मैं कहना चाहता हूं कि देश संविधान से चलता है, ये विपक्ष के लोग हमें बता रहे हैं और ये संविधान को मानते भी हैं और संविधान की जो है, संविधान के अलग से जाके ये जो है वहां पे जिस तरीके से जो है हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर जो है, बाबा साहब ने लिखा था कि जाति के आधार पर हम आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है, चाहे मैं कर्नाटक की बात करूं, केरल की बात करूं, दानिश कुरैशी विमल जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। बंगाल की बात करूं, ये लोग जो है आर्टिकल 341 रद्द कर दिया था धर्म के आधार पर। यहाँ पे बताइए, सुन लीजिए, आर्टिकल 341 का जिक्र कीजिए। आर्टिकल 341 का जिक्र कीजिए जो देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि पहले एक एक करके 1950 को आर्टिकल एक एक करके 1979 में जो है उस समय लाया गया था। आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बाद जो है मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रावधान लाया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि आज देख लीजिए, देश जो है अभी बात करते हैं हमारे, कोई भी अभी देखिए ना, अभी कोई भी देश के अंदर सीए आया तो कहते हैं कि देखिए संविधान का उल्लंघन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर जो है हम एनआरसी की बात करते हैं तो कहते हैं संविधान का उल्लंघन करती है भारतीय जनता पार्टी। जब हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं, हमेशा कानून की बात करते हैं, तो ममता बनर्जी जी क्यों संविधान को नहीं मान रही है और विपक्ष के लोग क्यों संविधान को क्यों नहीं मान रहे हैं और क्यों जो है ममता बनर्जी जी कानून की बात नहीं कर रही है? वो कह रही है कि हम जो हाईकोर्ट के, बाकायदा हमारे जो मित्र नीरज जी बैठे हुए हैं उनको नहीं पता, एक बार और ऑडियो चला दीजिए, आपने शुरू में चलाया था। वो कह रही है कि हम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे। मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए, ये बार बार जो है ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या गैस सिलेंडर देती है तो क्या उसमें मुसलमानों को नहीं देती है? क्या अगर हम बिजली प्रोवाइड करते हैं तो क्या मुसलमानों को नहीं देते हैं? क्या अगर हम जो है सड़क बना रहे हैं, अगर हम जो है मान लीजिए कि घर घर जो है जल पहुंचा रहे हैं, 14 करोड़ लोगों को हमने जल दिया है, नल से जल दिया है, तो क्या हमने मुसलमानों को नहीं दिया है? अगर हमने जो है प्रधानमंत्री आवास के जरिए जो है हमने घर दिया है, तो क्या उसमें मुसलमान शामिल है? सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, अंत्योदय की बात करती है, जिसमें किसी भी धर्म का, किसी भी जात के लोग हैं। प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूँ। दानिश कुरैशी जी जल्दी से जवाब दे रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो बिल्कुल फेक बात कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ अब भी भेदभाव हो रहा है, चाहे वो मकान देने की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे दूसरे किसी सुविधा की बात हो। ये तो हो गई एक नंबर की बात। लेकिन अब ये कह रहे थे संविधान में, देखिए ये खुद अपने जाल में फंस गए।
मैं बताऊं आपको, इन्होंने सीए के ऊपर बात की, तो मैं आपको ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को लेकर ये कह रही है कि देश के संविधान के मातहत मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन देश के संविधान के मातहत सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाकर हिंदुओं को दिया जा सकता है। ये तो खुद को बोल रहे हैं, तो ये इनके दौरे अल्पसंख्यक जो है तीन देशों में अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है तीन देशों में? हिंदू है ना, हिंदू है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, यही तो अल्पसंख्यक है। चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, अफगानिस्तान की बात करूं या बांग्लादेश की बात करूं, आखिर जो है उत्पीड़न किसके ऊपर होता है? बहुसंख्यकों के ऊपर होता है। अभी डिबेट नहीं कर रहे, एक रेफरेंस दे रहे थे और देश ये सच्चाई जानता है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इस देश के नागरिकों के लिए नहीं है। दानिश कुरैशी जी प्लीज। मैं सीए पे डिबेट नहीं कर रहा था, लेकिन इनके जो पैरामीटर्स हैं, जो संविधान के मापदंड बताते हैं, वो आरक्षण मुस्लिम आरक्षण पे बदल जाते हैं और बाकी मामलों में बदल जाते हैं। ये तो एक बात। दूसरे नंबर की बात, संविधान का हनन किस तरह करती है भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताऊं। हमने चंडीगढ़ में नहीं देखा मेयर का चुनाव कैसे हुआ, क्या संविधान का हनन नहीं था? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और इसके इमरजेंसी जब लगाया दिया था, जब इमरजेंसी लगाया गया था, संविधान का दूसरा हनन नहीं हुआ था, तब जो है आपके संदेश थाली में महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा था। भैया आज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अगर इतना, तो क्या उस समय एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड होल्ड ऑन नाजिम खान, नीरज जी मैं आ रहा हूँ। ये वही देश है जहां धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हो चुका है। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर मैं डिबेट ना ही करूं तो ये बेहतर होगा। आज के डिबेट में मेरा डिबेट मेरे 2 घंटे का खिंच जाएगा, मैं 2-3 घंटे तक डिबेट कर लूंगा। खैर एनीवेज, दानिश कुरैशी जी आप जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद में नीरज जी प्रेम कुमार जी का। देखिए सुनिए मेरी बात, विवेक जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इस देश के अंदर में धर्म का आधार बनाने वाले चले गए और हमने हमारे देश में जो संविधान लागू किया वो समानता के आधार पर था, हिंदुइज्म के आधार पे नहीं था, ना वो किसी धर्म के आधार पे था, ना धर्म के आधार पर आज भी है। देखिए ऐसा इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं, आप ये दूसरों को मत ज्ञान दीजिए ना कि आप धर्म के नाम पर आप नहीं करते। और उम्मीद करता हूँ कोई बीच में नहीं बोलेगा। नहीं, वो कह रहे धर्म के नाम के आधार पर आपने अपनी पार्टी बनाई हुई है, तो आप सेक्युलर बातें किस तरह से करते हैं? आप अपना जवाब पूरा कीजिए ना। खैर आपका फाइनल रिमार्क क्या है, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जा रहा हूं। हमने हमारे देश का जो निर्माण रखा, हमने जो नींव रखी, वो समानता के आधार पर थी, धर्म के आधार पर नहीं थी। धर्म के विरोधी जो लोग थे वो यहाँ से जा चुके, और किसी को जाना है तो वो जा सकता है। रह गई बात देश की एकता और अखंडता, संविधान के अधीन है, ना भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, ना आरएसएस के अधीन है। ठीक है। प्रेम कुमार जी, विमल सिंह जी एक सेकंड आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी मुझे एक बात बताइए, जो कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला आया, आंध्र प्रदेश के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कर्नाटक में जो कुछ हमने देखा, तेलंगाना भी चलिए मैं इंक्लूड करता हूं, और मैं ये पूछता हूं इस देश से कि अगर मुसलमानों की पिछड़ी जातियों के साथ साथ अदर कास्ट को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा जो सक्षम है, तो फिर बाकी लोगों का हक जाएगा कि नहीं जाएगा, जो उनके रियल हकदार हैं? तो क्या ये अपीजमेंट नहीं है? हाँ विवेक जी, आपने कुछ फैसलों का हवाला दिया जिस आधार पर फैसले निरस्त हुए, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें आते हैं उनको आरक्षण देने की बात थी, वो जातियां जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी थी। लेकिन और भी निरस्त हुए हैं, मराठों को भी कोशिश की गई आरक्षण देने की तो निरस्त हुए, उसकी भी चर्चा कीजिए। वही जाट को भी देने की कोशिश की गई तो निरस्त हुए, आपको गुजरात में पाटीदार को भी देने की कोशिश की गई तो निरस्त हुए। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को की जातियों को जोड़ा गया तो वो निरस्त हुए। एक बात देखिए, दूसरी बात है प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल शायद आप अब तक ठीक से पहुंचा नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल को एग्जाम्पल ले तो 77 कैटेगरी के तहत ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे गए थे जिस पर कोर्ट का फैसला आया। ज्यादातर कैटेगरी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से थे, तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही क्यों? और भी कैटेगरीज होंगे, वहां पे और भी जातियां और उपजातियां होंगी, और भी अदर बैकवर्ड कास्ट होंगे। इस लिस्ट में एक सेक्युलरिज्म दिख सकता था, लेकिन इसमें जिसमें कोर्ट का फैसला आया उसमें ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से जातियों को रखा गया था। सवाल इस बात को लेकर है, नियत को लेकर है। प्रेम कुमार जी, देखिए, हाईकोर्ट का पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही एक गंभीरता से टिप्पणी हो सकती है, पहली बात। जी। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आपका वो प्रश्न सही था कि जब कोई नई जाति आरक्षण में आती है तो किसी की कीमत पर आती है, तो जिसको भी आप नया जोड़ेंगे तो एट द कॉस्ट ऑफ, अगर ओबीसी में है तो ओबीसी की बाकी जातियां, अगर एससी में जोड़ें तो एससी की बाकी जातियां, ऐसा होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि जैसे ओबीसी ही की कैटेगरी थी,
2006 से पहले 3000 समथिंग जातियां थी और 2006 तक और बीच में कुछ का कार्यकाल है, उस समय तक अभी मैं देख रहा था 5000 से ज्यादा जातियां जोड़ी गई ओबीसी में। तो निश्चित रूप से जो ओबीसी में पहले से शामिल थे उसमें 5000 जुड़ गया तो उनके कॉस्ट पर हुआ। आज स्वयं नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण लीजिए, उनकी जाति जोड़ी गई थी ना, तो क्या हम बोले कि उनकी एक जाति की बात मैं नहीं कर रहा इसलिए सारे के कर रहा, तो क्या उनकी जाति जोड़ी तो दूसरे के कॉस्ट पर जोड़ी? क्या जुड़ी, लेकिन ये एक आम बात है। ऐसा नहीं कि इस नाम पर अब भेदभाव फैलाएं, ये लगातार चल रहा है। जब भी ओबीसी कैटेगरी का विस्तार होगा, एससी कैटेगरी का विस्तार होगा, अगर अदर बैकवर्ड कास्ट में जातियां जोड़ी जा रही हैं तो सिर्फ मुसलमानों से ही मैक्सिमम जातियां क्यों ली जा रही हैं? 10-12 कैटेगरी में अन्य जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है, बाकी के जो मैक्सिमम कास्ट है वो मुसलमानों से आ रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब चाह रहा था, जल्दी से नीरज जी के पास में जा रहा हूं आपको जी। हाँ, मैंने बताया आपको कि 5000 से ज्यादा जातियां जोड़ी गई, वो सब इस्लाम से संबद्ध नहीं थे। आज आप 100 कुछ जातियों की बात कर रहे हैं जिसके जो हाईकोर्ट के संदर्भ में नाम आया है। तो हम ये नहीं मानते कि जो जातियों का जो जोड़ा गया है सिर्फ धर्म के आधार पर, ये एक लंबी चल रही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। एक बात बोलना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो ये कि लोग कहते हैं कि मुसलमान को आरक्षण दे दिया। मैं तो हूं हिंदू हूं, मुझे आरक्षण नहीं मिला, लेकिन जो लोग जिनको आरक्षण मिला वो क्या बोले कि हिंदू को आरक्षण मिला। इसीलिए इसी तरीके से जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है, जो शेड्यूल्ड हो रहे हैं किसी कास्ट समूह में, उनको आरक्षण मिल रहा है, न कि मुसलमान को मिल रहा है। ये बोलने में हमको एहतियात बरतना ही पड़ेगा। मुसलमान को आरक्षण मिलेगा तो हर एक मुसलमान उस आरक्षण का फायदा उठा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू को आरक्षण मिलेगा तो हर हिंदू ऐसा ही है। ठीक है, मैं नीरज जी से जा रहा हूं। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हो? सौरभ दुबे जी आपके पास, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नीरज जी ठीक है, ठीक है, नहीं वो कह रहे हो बयान वापस ले लिया था नीरज जी, उस पर डिबेट हो चुका है। नीरज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए विवेक भाई, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दुकान पे ना हिंदू मुसलमान दो प्रोडक्ट हैं। जब जब इनकी राजनीतिक नैया फंसती नजर आती है तो हिंदू मुसलमान चिल्लाते हैं। चंद्रबाबू नायडू की हम बात क्यों न करें, वो कह रहे हैं कि आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे मुसलमान कमजोर है और मेरी सरकार बनती है तो मैं 4% आरक्षण दूंगा। आप यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं ममता बनर्जी पे, मुझे पता है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार 11 में बनी है और कोर्ट ने वो भी बताया कि 2010 में ये सीपीएम की सरकार से मामला चल रहा था। और यहां तक यह है कि जब मुस्लिम शत्रु है देश का, तो 10 साल में ये लोग 1600 करोड़ रुपया एनआरसी में खर्चा करके अब तक बंद कर दिए। 10 साल में 123-24 घुसपैठियों को बाहर भेजने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, रोहिंग्याओं को भेज नहीं पाए, और बात आप करते हैं कि हिंदू मुसलमान। अरे भैया कौन सी घटना घटा रहे हो आप? रोहिंग्या क्यों नहीं भेजे? अरे रोहिंग्या, अरे छोड़ो यार, 1600 करोड़ रुपया जो आया था आपके और मोदी जी के घर का था, जो खर्चा हुआ, और जो 5000 करोड़ मंत्रालय से मिल रहा है, मोदी जी के घर का, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय से मुसलमानों के सशक्तिकरण 1600 करोड़ रुपया जवाब देना पड़ेगा इसका। 1600 करोड़ रुपया सौरभ जी आपके घर का और मोदी जी के घर का नहीं था। वो पैसा आपको नहीं दिख रहा। ममता बनर्जी आपको नहीं दिखाई दे रही, चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं आपको। सीधा कोर्ट ने बोला है कि के नाम पे वोट मांग रहे हो, शर्म नहीं आती है? रोहिंग्या के नाम पे राजनीति करते हो, देश के प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, और गजब यार आप लोग थेथराई करते हो, थेथरोलाजी चला रहे हो। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, देश का ढोंगी प्रधानमंत्री देश का। 1600 करोड़ रुपया खर्चा मोदी जी के घर का हुआ, देश की जनता का 1600 करोड़ रुपया। विवेक भाई, एनआरसी में देश का 1600 करोड़ खर्च 4 अगस्त 2005 की तारीख याद है क्या? आपने घुसपैठिए का मामला उठाया तो एक छोटा सा सवाल में जोड़ देता हूं। पहले ये बताइए नीरज जी, आपको 4 अगस्त 2005 की तारीख याद है कि नहीं याद है? मुझे एक बात बताइए। नहीं याद है। पीछे मत जाइए, बीती को मत कराइए, गड़ा मुद्दा मत उठाइए। जो इंसान अपना इतिहास भूल जाता है वो कहीं का नहीं रहता है, इसलिए पीछे जाना बहुत जरूरी है। कोई नहीं भूलता है। 4 अगस्त 2005 की तारीख याद है कि नहीं याद है? पहले ये बताएं,
अरे 4 अगस्त 2005 की तारीख याद है आपको? 2014 से 2014 पार्लियामेंट देश का आजाद हुआ है। सुनिए, मैं बताता हूँ दर्शकों, मैं अपने दर्शकों से बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? भाई गजब बात है नीरज जी, मैं व्यूअर से बात तो कर लूं। अरे मैं अपने व्यूअर से तो बात कर सकता हूँ। नीरज जी आप भी सुन लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी सी कहानी है, 2 लाइन की कहानी सुन लीजिए। 4 अगस्त 2005 को हुआ यूं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। मोदी जी पार्लियामेंट के सेशन में ममता बनर्जी एक कागज का पुलिंदा लेकर आई थी। वो इतना कागज का पुलिंदा था। ममता बनर्जी उस दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बातचीत करना चाहती थी, रोहिंग्याओं पर रिपोर्ट रखना चाहती थी, लेकिन उस दिन उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया था। फिर उन्होंने उस कागज को उठाया, स्पीकर पर फेंका, वो रोने लगी और रोते हुए पार्लियामेंट से बाहर चली गई। यह 2005 का केस था घुसपैठ के मामले पर, जब ममता बनर्जी बोलना चाहती थी। आपने घुसपैठ का मामला उठाया, इसलिए मैंने आपको घुसपैठ के मामले पर हकीकत बयां कर दिया। अब उनको क्या, अब सवाल यह कि क्या उनको वहां का वोटर बना दिया गया, क्या उनको आधार कार्ड दे दिया गया, क्या उनको इस देश की राजनीति में शामिल कराया गया? अब सवाल इस पर आता है, इस पर तो जांच होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं। लेकिन अपीजमेंट की बात होती है तो अपीजमेंट पर सवाल पूछा जाएगा ना नीरज राय जी। जो राजनेता 2005 में कहता है कि बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला पश्चिम बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वही पॉलिटिशियन आज की तारीख में कहते हैं कि आज हर एक नागरिक के अधिकारों की, बांग्लादेश में सबके अधिकारों की रक्षा हुई। तो फिर घुसपैठिए कहां चले गए 20 सालों में? वोटर बन गए वो? हमसे पूछे हैं क्या? आप ही से पूछ रहा हूं, वोटर बन गए क्या वो? नहीं, वो वोटर बन गए क्या? नेता बन गए? 2014 नहीं 2014 से वो गृह मंत्रालय जवाब दे। 2017 के बाद 17 में मात्र 123-24 घुसपैठियों को बांग्लादेश पहुंचाए। शेख हसीना ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि एक भी मैं नहीं लूंगी। अब मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दें कि जो करोड़ों घुसपैठियां हैं यहाँ पर, वो कब जाएंगे बाहर? आप कह रहे हैं ना, मान रहे हैं ना बंगाल में घुसपैठियां? जवाब दें। आपने स्वीकार किया ना करोड़ों घुसपैठियां बंगाल में घुसे हुए? बंगाल में नहीं, आपने अभी स्वीकार किया सर। तो ये अपीजमेंट नहीं तो और क्या है? ठीक है, देश के गजब हाल है, मतलब गजब हाल है। देश का गृह मंत्री से बड़ा शो गजब है, हाल गजब नहीं है। नीरज राय जी शो बहुत गजब का है। नीरज राय जी शो बहुत गजब का, हाल गजब नहीं है। आप लोग एक सेकंड गजब हाल है। 1600 करोड़ रुपया एनआरसी पे, सौरभ भाई सभी गेस्टों को लिखा है स्क्रीन पर। सौरभ जी मामला, मैं आ रहा हूं, विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं विमल जी आपके पास। सवाल इस बात का है कि एक तो अपीजमेंट और दूसरा अगर मुसलमानों की भलाई की बात की जाए तो इसमें स्कोर नील बटे सन्नाटा का है 2024 के पहले की अगर बातचीत की जाए। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं उसमें मुसलमानों को भी उतनी तरजीह दी गई? और जब तरजीह की बात आती है तो जो बात दानिश कुरैशी जी कह रहे हैं, नाजिम खान कह रहे हैं कि उनकी भागीदारी कहां है पॉलिटिक्स में? देखिए, अब तो नीरज राय जी तो फंस गए अपनी जाल में। उन्होंने राय दे दी कि भैया ये इतने सारे घुसपैठिया बंगाल में घुसे, उनको कौन निकालेगा? पहली बात तो ये। नीरज राय को फंसाने की क्षमता विमल भाई बरगद में भी नहीं है। मैं नहीं फंसा रहा हूँ भाई साहब आपको। आप ऐसा बयान मत दीजिए कि गृह मंत्रालय फंसा ले आपको। सुनिए, अरे गृह मंत्रालय में जाके बयान दीजिएगा, गृह मंत्रालय में जाके बयान दीजिएगा। घुसपैठिए का हिसाब किताब रख लीजिए, अभी चैनल पे बोला है। गृह मंत्रालय की टीम आएगी, उनको दे दीजिएगा जवाब। प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय की जब टीम आएगी ना पूछताछ के लिए, ये पूछेगी कि कितने घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में, सिक्योरिटी कौन देता है? आंकड़ा दिया आपने? ममता बनर्जी देती है। अरे यार, थेक्नोलॉजी की कोई हद होती है। दीजिएगा पहली बात सुन लीजिए। अरे सुनिए राय साहब, हो गया फंस गए आप बुरी तरह से अपनी जाल में फंस गए, बहुत बुरी तरह से फंस गए। इसीलिए सोच समझ करके कोई बयान दिया करिए। ठीक है, अपना पक्ष सोच समझ के आप सुनिए, सुन लीजिए राय साहब, चुप हो जाइए। वो भी नहीं फंसाएंगे। अरे कोई नहीं फंसेगा, डरिए मत। ठीक है, नीरज राय जी एक करके प्लीज माला जपने वाले सौरभ दुबे और नाजिम खान को स्क्रीन पर लेकर आइए, एक एक करके नीरज राय जी एक एक करके। नीरज राय जी प्लीज काम डाउन। नीरज राय जी प्लीज होल्ड ऑन, गुस्सा मत कीजिए। आइए स्टूडियो, आप स्टूडियो आते नहीं है, आपको मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, आप गुस्सा हो जाते हैं। आप स्टूडियो आया कीजिए, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सौरभ दुबे जी आपका जवाब। सवाल पूछता हूं। नहीं, वो बात तो सही, आपका सवाल वाजिब होता है, मैं इस पर कभी तो कोई दो राय नहीं रखता हूं, आपके साथ डिबेट करने में मजा आता है। सौरभ दुबे जी आपका जवाब। नहीं, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हैं चैनल पे, जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं,
और प्रेम कुमार जी बैठे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2014 के बाद से लेकर के 2024 आज 10 साल हो गए। इन 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए जो सिर्फ हिंदुओं के लिए रही हो, मुसलमानों को उसका लाभ ना मिला हो। अब मैं इतना लंबा ऐसा कोई योजना आप मुझे अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम बता दीजिए ना। मैं आपको बता रहा हूं ना, उसमें देखिए योजना जाति धर्म देखकर थोड़ी बनाई जाती है। नहीं योजना, वही तो मैं कह रहा हूं, योजना जाति धर्म यही तो देखकर मैं नहीं भी बनाई कह रहा जाती। हूं। तो सारी अपलिफ्टमेंट के लिए सारी योजनाओं का एक तो पहले लाभ मिला जो केंद्र सरकार। नाजिम भाई सुन लीजिए, नाजिम भाई सुन लीजिए, अपनी बारी बोलिएगा, सुन लीजिए। अब जो स्पेशली मुसलमानों के लिए जो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए योजनाएं बनाई गई, अब उसके बारे में बताता हूं। एक योजना है सीखो कमाओ, जिसके अंदर लगातार स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला करके कम से कम जो है 50,000 करोड़ रुपए अब तक, अब जब 2014 से लेकर के अब तक की बात कर रहा हूं, आप गिनेंगे उसमें तो 50,000 करोड़ केवल मुसलमानों के स्किल डेवलपमेंट से उनको सिखा करके तमाम तरह के कोर्स और उनको रोजगार अवसर पैदा कर करके रोजगार दिलाने का काम वो भारत सरकार की जो है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं ने किया। नई रोशनी के माध्यम से, सुनिए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, हुनर हाट के माध्यम से, हुनर हाट के माध्यम से जल्दी से कंक्लूड कीजिए हुनर हाट एक योजना थी जिसके माध्यम से 5 लाख लोग। नाजिम खान कुछ कहना चाह रहे, ठीक है, सुन लेते हैं। ठीक है नाजिम खान पूरा कीजिए, पता कर लीजिए। एक सेकंड, ठीक है सौरभ जी, एक सेकंड, चैलेंज कर दीजिएगा मुझे। सौरभ जी एक सेकंड, नाजिम खान जल्दी से कंक्लूड कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फाइनल रिमार्क क्या आपका? हाँ विवेक भाई, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, बार बार घुसपैठियों का नाम लेकर सुरक्षा एजेंसी पर सवालिया निशान लगाया जा रहा। सुरक्षा एजेंसियों पे ये कहा जा रहा है कि ये घुसपैठिए कहां से रहे, इसका मतलब जांच का विषय। ये तो नीरज राय जी बताएंगे नहीं, ये तो जांच का विषय है, इस पे जांच चल रही है। और इन्फ्लुएंसर्स पर काम तो हो गया। आगे बोलिए एक-एक बंद कर दीजिए। हम ही बता रहे हैं, पार्टनर फंस गए नीरज राय जी। अरे सुन लीजिए, भारत के दानिश कुरैशी को स्क्रीन पर लेकर आइए जल्दी। दानिश कुरैशी फाइनल रिमार्क क्या कहना चाह रहे हैं? दानिश कुरैशी कहां से आए? दानिश कुरैशी फाइनल रिमार्क क्या कहना है? दानिश कुरैशी और प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर जल्दी से भी ले लीजिए भाई, मैं बता दूं। देखिए मोदी जी एकमात्र योजना लेकर आए हैं मुसलमानों के लिए, और वो ये है कि इस देश में हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीनने का काम देश का मुसलमान करेगा। एकमात्र योजना वो लेकर आए हैं।